Hello, hi Kuldeep. Hello, sir. I'm not able to hear you. Just give me a second. Hi. कुछ बोलिए. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हो? मैं सर बढ़िया, आप बताएं. बढ़िया बढ़िया बस. चलिए स्टार्ट करते हैं. गिव मी अ सेकंड. लेट मी स्क्रीन. ओके. ओके. तो लास्ट क्लास में हमने पिवटिंग का पार्ट कर लिया था. ठीक है. आज हम करेंगे एनालिसिस का पार्ट. ठीक है. एनालिसिस में मेरे पास 3-4 चीजें होती हैं जिसके ऊपर मेरे को वर्क करना होता है. अच्छा, हमने डैशबोर्डिंग नहीं करी ना अभी? डैशबोर्डिंग नहीं करी तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. एक बार पिवट डैशबोर्डिंग टेबल कर किया लेते हैं. था, पिवट चार्ट किया था, उन दोनों के एनालिसिस किए थे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. गॉट इट. ओके. तो सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्डिंग बता देता हूँ आज. ठीक है. डैशबोर्डिंग काफी ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है. बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता आपको डैशबोर्डिंग में. इट्स डैशबोर्ड ना आपका इज मोर लाइक क्रिएटिव पार्ट. ठीक है. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. बट उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से दिखा सकते हो, दैट बेसिकली डिफाइंस कि आपका डैशबोर्ड कितना अच्छा बनेगा. ठीक है. तो करने के लिए करना क्या होता है, आप सिंपल एक नई शीट ऐड करोगे. इसको आप डैशबोर्ड का नाम दे सकते हो. ठीक है. इसके अंदर आपको 2-3 चीजें सबसे पहले हाइड करनी होती हैं. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे व्यू पर जाता हूँ. ठीक है. और यहाँ से मैं ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स, ये 2 चीजें हाइड कर देता हूँ. ठीक है. तो मेरे पास आप देख सकते हो ब्लैंक शीट आ गई है ना. ओके. अब इस ब्लैंक शीट के ऊपर एक डैशबोर्ड बनाया जाता है हमेशा. ठीक है. तो जब भी आप किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, कभी भी आप डेटा एनालिसिस पे वर्क कर रहे हो, तो आपने जो फॉर्मुलाज लगाए, जो आपने पिवट टेबल्स बनाए, जो आपने चार्ट्स बनाए, वो सब एक्चुअली आप दिखाते नहीं हो किसी को. जो पार्ट आप दिखाते हो, जो पार्ट आप प्रेजेंट करते हो अपने बॉसेस के आगे, वो होता है ये डैशबोर्ड. क्योंकि भाई आपने जो डेटा बनाया है, आपने जो टेबल बनाया है, उसके बारे में आपको पता है, आपके बॉसेस को नहीं. बट अगर एक चार्ट है, चार्ट इज अ बेसिकली यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसको देख के समझ आता है कि चार्ट क्या कह रहा है ना. ओके. तो वाला पार्ट होता है. ठीक है. तो सिंपली अब आपको करना क्या होता है कि भाई आपने जितने भी चार्ट्स बनाए हैं, स्लाइसेस बनाए हैं, टाइमलाइंस बनाई है, उन सबको इस पे मूव करना है. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हमने इस पे वर्क किया था शायद से हमने. तो व्हाट आई विल डू इज कि जो यहाँ पे चार्ट है, स्लाइसेस है, टाइमलाइंस है, इसको मैं मूव करूंगा. कैसे करूंगा? सिंपली चार्ट को सिलेक्ट किया. आई विल गो टू डिजाइन. डिजाइन में लास्ट में मेरे पास ऑप्शन होता है मूव चार्ट का. सो आई विल क्लिक ऑन मूव. यहाँ पे मैं अपनी शीट सिलेक्ट कर लूंगा. मेरी जो शीट है, दैट इज, गिव मी अ सेकंड. शीट थी जिस जो भी हमने ऐड करी है, शीट ऐड करी है ना. इसको ना एक काम करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ डैशबोर्ड 2. ठीक है. एक डैशबोर्ड मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था क्योंकि, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया डैशबोर्ड 2. अब मैं ना वापस पिवटिंग वाले पे आया, मैं डिजाइन पे गया, मैंने मूव चार्ट किया. मूव चार्ट करने के बाद यहाँ से मैं डैशबोर्ड 2 वाली जो मेरी शीट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ. सिलेक्ट करके ओके किया, मेरा ये यहाँ पे मूव हो गया. ठीक है. मूव हो गया. सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले मैं सारा ना जितना भी डेटा है मेरे पास, चार्ट्स वगैरह, वो सब यहाँ पे डाल लेता हूँ. तो मेरे पास एक ये है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके सीधा सीधा यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकता हूँ. ये एज इट इज पेस्ट हो जाता है. एंड सेम विद द टाइमलाइन, स्लाइसेस एंड टाइमलाइंस आपको कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी या कंट्रोल सी, कंट्रोल वी आराम से हो जाते हैं. हाँ, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप स्लाइसेस या टाइमलाइंस को ट्रांसफर कर रहे हो किसी और शीट के ऊपर, तो हमेशा ना कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी किया करो. क्यों? क्योंकि भाई एक्सेल का ना एक बैकएंड में डेटा मॉडल चल रहा होता है. तो उसके अंदर वो रिकॉर्ड रखता है कि भाई कितने स्लाइसेस हैं, कितने टाइमलाइंस है, क्या बनी हुई है, और वो किस किस से कनेक्टेड है, उसका रिकॉर्ड रखता है. अगर आप कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करते हो, तो उसके हिसाब से एक्सेल के अंदर दो नए, मतलब एक स्लाइसर की जगह एक नया स्लाइसर ऐड हो गया है. जी जी. अब वो स्लाइसर किससे कनेक्टेड है, किससे नहीं कनेक्टेड है, वो सब एक्सेल को नहीं पता होता, तो उसे खाली छोड़ देता है. जी तो इससे आपको दिक्कत क्या आएगी कि भाई आपने अगर कॉपी पेस्ट किया तो स्लाइसर वर्क नहीं करते कई बार, तो ये वाला प्रॉब्लम आता है. तो इस वजह से इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप कट करके उसे पेस्ट करो इंस्टेड ऑफ कॉपी करके पेस्ट करना. जी सर. ठीक है. तो मैं देखता हूँ मेरे पास 1-2 चार्ट और हैं, अगर है तो उनको भी ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है. मेरे पास एक ये वाला चार्ट है, और इसको एक बार फिक्स कर देता हूँ मैं पहले. इसको कोलैप्स कर देंगे ताकि मेरा चार्ट थोड़ा बेटर हो जाए. हाँ, अब मैं इसको भी वही डिजाइन में जाके मूव चार्ट किया,
इसको भी मैं डैशबोर्ड 2 पर डाल दूंगा। ओके, ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके साथ इसके जो मेरे वो थे स्लाइसर टाइमलाइन, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कट कर लेता हूँ, कॉपी नहीं, इनको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा सारा डेटा जो भी मेरे को अपने डैशबोर्ड के ऊपर डालना है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। अभी अरेंज नहीं है, अरेंज करेंगे इसको अच्छे से, बट जो मेरा डेटा जितना भी डैशबोर्ड के ऊपर डलना है वो सब आ गया यहाँ पे, है ना। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि भाई आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो भी डेटा डालना है वो आ जाना चाहिए आपका उस पेज पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हेडिंग्स डालनी होती है सबसे पहले। ठीक है, हेडिंग्स के लिए आप सिंपली इंसर्ट में जाके एक वर्ड आर्ट इंसर्ट कर लो या सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लो, वट एवर यू प्रेफर। मैं वर्ड आर्ट प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर दिखता है, तो मैंने वर्ड आर्ट डाला। आई विल मूव इट टू द सेंटर, टॉप सेंटर पे इसे मूव कर देंगे, मैंने इसे यहाँ पे टॉप सेंटर पे मूव, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे टॉप सेंटर पे मूव किया। अब व्हाट आई विल डू इज कि इसके अंदर मैं हेडिंग दे दूंगा अपने डैशबोर्ड की। तो मैंने किया सुपरस्टोर डैशबोर्ड। ठीक है, सिंपल से हेडिंग दी। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक्चुअली ऊपर थोड़ी सी स्पेस चाहिए जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट आई विल डू, मैं अपने चार्ट्स वगैरह को अरेंज कर लेता हूँ। तो जो मेरे चार्ट्स हैं इनको मैं यहाँ पे रख दिया, एक दूसरा वाला, दूसरे वाले को थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेंगे क्योंकि चार्ट मेरे पास थोड़े से बड़े हैं। तो इस तरीके से इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, अब इसके अंदर बटन्स वगैरह हैं, मैं इसको एक बार हाइड कर दूंगा बटन्स को। सो आई विल गो सिंपली गो टू सॉरी एनालिसिस, पिवट चार्ट एनालिसिस, और मैं फील्ड बटन्स को ऐसे हाइड कर दूंगा। ठीक है, अब जो स्लाइसेस एंड टाइमलाइंस है इनको मूव करेंगे। तो टाइमलाइन लेट से मैंने पहली बॉक्स के अंदर कैसे आ गया, मैं इस चार्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया था शायद से, टेक्स्ट कर दूंगा। नहीं, बस कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करोगे ना आप, वो आराम से अपने आप आ जाता है। इस वाले को भी इसके पीछे से निकाल लेते हैं, ये भी आएगा स्टक होगा, इसको भी कंट्रोल, तो इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, कंट्रोल एक्स किया एंड तो ये भी बाहर आ गया, और ये था एक और पीछे किया, इसको भी मैं निकाल लूंगा। फिर मैं नीचे ले आया और मैं अपने अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैं अपने चार्ट को वापस यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, अब लेट्स डू वन थिंग कि भाई एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा किससे कंट्रोल हो रहा है। हाँ देखो, ये प्रॉब्लम ये आई हमारे पास, यहाँ से अभी एक इमेज बन गया है। तो हम देंगे, इनको वापस डालेंगे। लेट्स डू वन थिंग ना, मैं इसको सीधा सीधा यहाँ डालता हूँ, एक नया डाल लेंगे स्लाइसर वो ना। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं उस चीज से। डाल दिया, आई गेस मैंने दूसरा वाला स्लाइसर भी यहाँ से हटा दिया, कोई बात नहीं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे स्लाइसर्स, सिंपली पिवट चार्ट एनालिसिस में जाके यहाँ से मैं स्लाइसर्स ऐड कर सकता हूँ सीधे सीधा। सो मेरे को रीजन का स्लाइसर डालना है, मैंने एक रीजन का स्लाइसर डाला। ओके ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं लेट्स से, और एक मैं टाइमलाइन इंसर्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं ऑर्डर डेट के ऊपर इंसर्ट करूंगा। मैंने ऑर्डर डेट के बेसिस पे एक टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस इधर बीच में ले लेते हैं, अभी मेरे डेटा ज्यादा नहीं है। देखो, अब रियल लाइफ में जब इसको एक्चुअल में कर रहे होगे तो आपका डेटा बहुत ज्यादा होगा, तो आपके पास काफी ज्यादा चार्ट्स एंड ऑल आ जाएंगे।
तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। यहाँ पे मेरे पास डेटा मतलब इतने ज्यादा चार्ट्स वगैरह मैंने बनाए नहीं क्योंकि नीड नहीं है, तो मैंने उस हिसाब से एडजस्ट किया है। ठीक है। एक जो अब देखो इसके बाद वैसे तो आपका सारा क्रिएटिविटी वाला काम बचता है। आपको क्रिएटिविटी से अपना जिस भी तरीके से जितना ज्यादा अच्छा दिखाना अपने डैशबोर्ड को उस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है। आप चार्ट्स के साथ उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करोगे ताकि उस चार्ट्स को आप एक्सप्लेन कर सको वहीं पे छोटे छोटे वर्ड्स पैराग्राफ में या छोटे छोटे एक दो सेंटेंसेस में। आप स्लाइसर और टाइमलाइंस के साथ उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे कि भाई ये स्लाइसर्स किस किस चार्ट को कैसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब डाल सकते हो। ठीक है। इसके अंदर आप समरीज देते हो, इनसाइट्स बताते हो। ठीक है। और सब कुछ बस डिजाइन करना होता है आपको, जिस भी तरीके से डिजाइन करना है उस चीज को उस तरीके से आप डिजाइन करते हो। ठीक है। अब एक जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशन में जाके शेप्स में से एक राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ हमेशा और इस पूरे को ना कवर कर देता हूँ उससे इस तरीके से। ठीक है। अब ये हाइड हो गया। मैं सबसे पहले इसको फिल आउट मतलब वो होलो आउट करूंगा इस तरीके से कि भाई अंदर का वाइट हो गया, मतलब बॉर्डर्स पे कलर है। ठीक है। हाँ जी। देन मैं सेंड बैकवर्ड वाला जो ये बटन है इसके कॉर्नर पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन होता है, इस पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देता हूँ ताकि मेरा सारा डेटा इसके बाहर आ जाए। तो ये छोटा सा मेरा एक डैशबोर्ड काफी अच्छा दिखता है इस तरीके से, है ना। जी सर। यहाँ पे सेंट्रल वगैरह पे क्लिक करूँ। अच्छा ये जो स्लाइसेस है वो दोनों पे कनेक्टेड नहीं है, तो इस वाले स्लाइस को मैं इससे भी कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। फ्लूइड चार्ट एनालिसिस में जाके विल डू फिल्टर कनेक्शन को इस पे कौन से कनेक्टेड है। ठीक है। सेकेंड वाले ऑर्डर डेट रीजन है ना, इस पे भी मैं सेकेंड वाला ये वाला ऑर्डर डेट और ये वाला ही रीजन कनेक्ट कर दूंगा। जो ये रीजन है इसको हटा देंगे। ओके किया, ये इससे भी कनेक्ट हो गया, तो मेरा दोनों इंडक्टेबल है। ठीक है। मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा उसके हिसाब से दोनों मेरे मूव कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई गॉट। क्लियर? जी सर, दोनों से कनेक्टेड है। हाँ जी। तो इस तरीके से आप बेसिकली डैशबोर्ड डिजाइन करते हो। ये बहुत ज्यादा छोटा पार्ट था। ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है कि हमने डैशबोर्ड डिजाइन किया है। इसको आप समझ हो कि आप जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो उतना ज्यादा क्रिएटिव होकर इसको आप फर्दर डिजाइन कर सकते हो। ओके। ठीक है। डैशबोर्डिंग एक्चुअली इतनी ही है, डैशबोर्डिंग में बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। आप इमेजेस डाल सकते हो, आप जितने भी डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो कर सकते हो आराम से। ठीक है। ओके। डैशबोर्डिंग में एक जो इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बचता है वो बचता है केपीआई टाइल्स का। ठीक है। केपीआई आपको आइडिया है क्या होता है? केपीआई सर वो होते हैं ना, जैसे कि जस्ट लाइक हमने कोई आइकन बना दिया स्मॉल सा, जैसे जस्ट लाइक रीजन है, जैसे रीजन पे हम क्लिक करते हैं तो कंप्लीट हमारा चार्ट जो होता है कंप्लीट चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। नहीं 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 नहीं, वो तो आपके स्लाइसर्स हुआ। अगर आप पावर बीआई के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो वो स्लाइसर्स होते हैं। जो मैं बताता हूँ केपीएस क्या होता है। केपीएस आर बेसिकली सिंगल वैल्यूज। ठीक है। जैसे मैंने टोटल जैसे कि सेल्स ले सम ऑफ लिया, सेल्स टोटल। हो गया आपका, जो जैसे हाँ 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 हाँ, प्रेजेंट बिल्कुल ऑफर बिल्कुल लगाते हैं, सेल हो गया, काउंट बिल्कुल हो गया, एम्प्लॉय का काउंट हो गया, अगर बिल्कुल 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 सिंगल नंबर जो कि मैं अपने डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट करता हूँ। जिसमें ठीक हमारी है। न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मेरा केपीआईज होता है। ठीक तो आप इस पे वो भी डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, केपीएस क्लियर है। ठीक है। तो ये बेसिकली मैं छोटा सा डैशबोर्डिंग का पार्ट होता है। डैशबोर्डिंग में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही होता है। ठीक है। डैशबोर्डिंग का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। ओके सर। अब हम आते हैं हमारे जो आज का मेन टॉपिक था एनालिसिस वाले टॉपिक पे, उस पे। ठीक है। ओके। तो एनालिसिस में मेरे पास काफी सारे पार्ट्स हैं। कई सारे मेरे पास एक देना, एक मिनट देना मेरे को। ओके। हाँ। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो हम एनालिसिस की बात कर रहे थे। अब एनालिसिस मेरे पास एक्सेल के अंदर दो तरीके से होता है। एक तो एक्सेल के अंदर ही काफी सारे मेरे पास एनालिसिस के टूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है। दूसरा मेरे पास मैं एक्सेल के अंदर ना एक्सटेंशंस डालता हूँ, एड-इन्स डालता हूँ। जैसे एड-इन्स पता है आपको एक्सेल के क्या होते हैं? एक्सेल की हेडिंग नहीं सर। हेडिंग्स नहीं, एड इन ADDIN। नहीं नहीं सर, इसका ठीक है। आइडिया। तो एक बार,
हाँ, एक बार एड इन समझा देता हूँ पहले, फिर हम एनालिसिस वाले पार्ट पे चलते हैं। तो जैसे आप ब्राउजर यूज करते हो तो ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशंस होते हैं ना, सर होते हैं। एक्सटेंशंस होते हैं ब्राउजर के। जी सर। हाँ, तो बेसिकली उनका काम क्या है कि ब्राउजर है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली ब्राउजर, उसके अंदर मेरे पास काफी सारे फीचर्स ऑलरेडी आते हैं, बट कई सारे फीचर्स जो कि ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं आते, वो मैं एक्सटेंशन के थ्रू ला सकता हूँ उसके अंदर। जी जी। सेम पार्ट यहाँ पे एक्सेल के अंदर भी होता है। एक्सेल के पास भी कुछ एक्सटेंशंस होती है, जिनको मैं एक्सेल के टर्म्स में एड-इन्स बोलता हूँ। ठीक है, दीज आर बेसिकली द पार्ट जो भाई एक्सेल के अंदर मेरे पास अगर बाय डिफॉल्ट कई सारे फीचर्स नहीं अवेलेबल है, तो मैं एक्सटेंशन के थ्रू या एड-इन्स के थ्रू उन्हें एक्सेल के अंदर अपने डाल सकता हूँ। ठीक ठीक है, है। क्लियर है? जस्ट लाइक सर, जैसे कि हमारे पास एक विजुअल स्टूडियो कोड है, जैसे हम्म, वो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे अगर मान लो हमें जी। कोई कोड रन करवाना, जावा करवाना, तो जावा की एक्सटेंशन हम्म, डाउनलोड होनी चाहिए। पाइथन में बिल्कुल करवाना तो बिल्कुल पाइथन की बिल्कुल एक्सटेंशन डाउनलोड होनी चाहिए, बिल्कुल 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 वैसे ही। क्वेरीज डाउनलोड होनी चाहिए, तो ही वो कोड रन करेगा, तो ही आउटपुट आएगा। नहीं, रन तो आपका वैसे भी कर जाता है, हाँ हाँ वो तो पर। बिना एक्सटेंशन के भी रन कर जाता है, बट हाँ उससे थोड़ा सा इजियर हो जाता है। जी जी जी। हम्म, हाँ बिल्कुल वैसे ही, वही चीज मैं बात कर रहा हूँ, वही एक्सटेंशन होते हैं। इस वाले के अंदर हमारे पास बटन्स रह गए हैं, एक्चुअली हम बटन्स वगैरह छोड़ते नहीं है, बटन्स बंद कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो वही होते हैं एक्सटेंशन, बट अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जो मेरे पास एक्सेल के इनबिल्ट मेरे पास एनालिसिस के टूल्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इनबिल्ट मेरे पास एक कंसेप्ट होता है व्हाट इफ एनालिसिस का। बात है। ठीक है, जब मैं डेटा के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास फोरकास्ट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस एंड फोरकास्ट शीट। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि मेरी एक्सेल के इनबिल्ट एक्सटेंशंस सॉरी इनबिल्ट एनालिसिस टूल्स की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले फोरकास्ट शीट जो कि तो मेरी थोड़ी सिंपलर है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एंड टू यूज दिस टूल मैं अपने डेटा के ऊपर, जो मेरा मेन डेटा है उसके ऊपर वापस आ गया हूँ। ठीक है, अब फोरकास्ट शीट मैं यूज तभी कर सकता हूँ जब मेरे डेटा के अंदर कोई ना डेट का या टाइम का कॉलम हो। ठीक है, तो मेरे पास तो ऑर्डर डेट है, सो मैं तो आराम से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं अपना ऑर्डर डेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने अपनी सेल सिलेक्ट करी क्योंकि मेरे को लेट से सेल्स की फोरकास्टिंग करनी है। ठीक है, फोरकास्टिंग का बेसिकली मतलब तो पता ही है आपको कि भाई मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ अगले आने वाले कुछ टाइम में मेरी सेल्स कैसी रहने वाली हैं। जी जी जी। तो मैं ऑर्डर डेट और सेल सेलेक्ट कर लिया, मैं इसकी फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, मैं फोरकास्ट शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस तरीके का एक पैनल खुल जाता है मेरे पास। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर वैसे तो देखो ये बाय डिफॉल्ट फोरकास्ट करो करके दे रहा है, बट ये वाला ना काफी ज्यादा गलत होता है, इतना ज्यादा एक्यूरेट होता नहीं है जो बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं एक्सेल के अंदर डेटा जितना मर्जी दू, एक्सेल इज नॉट अ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का टूल, राइट? तो उसकी जो फोरकास्टिंग है वो इतनी ज्यादा अच्छी होती नहीं है। तो इसको थोड़ा बहुत एक्यूरेट करने के लिए, एक्चुअली यूज कर पाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो फोरकास्ट एंड है ना, अभी वो देखो 30/12 पे है, जी जी। जो मेरा डेटा है वो 30/12/2017 के आसपास का है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट एक साल का एनालिसिस कर रहा है, एक साल का फोरकास्ट कर रहा है ना? मैं एक साल का फोरकास्ट नहीं लेता, इससे ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना एक महीने का फोरकास्ट लेता हूँ। तो जब मैं इसको सेट करता हूँ 30 जनवरी या 31 जनवरी 2018 पर, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बट जो ये वाला फोरकास्ट आ रहा है दिस इज वे मोर एक्यूरेट देन जो पहले फोरकास्ट आ रहा था। ठीक है, ओके। इतना समझ आया? बिल्कुल। हाँ, अब इसके बाद जो इसमें एक्चुअली इसको रीड कैसे करते हैं, एक्चुअली फोरकास्टिंग है क्या? और फ्यूचर वो उसमें ये ना, पास्ट जो डेटा होगा उसको रीड करके प्रेडिक्ट करेगा नेक्स्ट फ्यूचर डेटा को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब इसमें अगर आप 3 लाइन देखोगे, एक थोड़ी सी लाइक पतली लाइन है, दो जो कि ऊपर भी है नीचे भी है, और फिर बीच में यहाँ पे ऑरेंज कलर की थोड़ी सी थिकर लाइन है। जी ठीक जी। है, सो इट इज बेसिकली सेइंग कि भाई जो मेरी सेल्स की वैल्यू है, जो बीच में थिकर ऑरेंज लाइन है, वो बता रहा है कि सेल्स की वैल्यू मेरी इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से रहेगी। ठीक है, और जो ये ऊपर और नीचे वाली जो लाइंस हैं दीज आर माय कॉन्फिडेंस बाउंड्स। ठीक है, अब नॉर्मली जब मैं मशीन लर्निंग वगैरह की बात कर रहा होता हूँ तो कॉन्फिडेंस बाउंड्स का मतलब होता है कि भाई मेरा मॉडल कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है उस चीज को बताने में कि भाई मेरा हाँ जो सेल्स है उस जो उसने फोरकास्टिंग करी है उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट है। बट एक्सेल में ना कॉन्फिडेंस बाउंड थोड़े से अलग तरीके से वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जो थिक लाइन है दैट इज द एक्चुअल सेल्स वैल्यू जो मेरी रहने वाली है एक्सेल के अकॉर्डिंग, एंड दीज आर द पीक कवरेजेस।
कि भाई मान लो इस वाले वैल्यूज के बीच में कहीं पे कोई पीक आता है, तो पीक ना इन वाले बाउंड्स के बीच में ही रहेगा। अब देखो वैसे तो एक्सेल को पता ही नहीं है कि सेल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव बाउंड भी दे रहा है मेरे को। जी जी। बट इसका अगर आप लॉजिकली देखो तो भाई सेल्स की वैल्यू ये रहेगी, और जब पीक आएगा तो इस वाली जो लाइन है इसको क्रॉस नहीं करेगा पीक। ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली। ओके ओके। ठीक है, जी सर। क्लियर है? जी सर क्लियर। ठीक है, बस मैं जब अपनी ये फोकस शीट बना ली है, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, और ये एक्चुअली एक नई शीट के ऊपर इसको प्लॉट कर देता है। ठीक है, कॉलम तो से यूज प्लॉटिंग में कर, मेरी, सॉरी, कॉलम्स को यूज करके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो प्लॉटिंग में मेरी दो चीजें आती हैं। एक तो जो एक्चुअल फोरकास्ट शीट है, जो चार्ट है मेरा, वो आता है। दूसरा आप देखोगे एक टेबल भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर माय एक्चुअल वैल्यूज जो कि मैंने दी थी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कवर करूंगा, और लास्ट में यहाँ पे मेरी फोरकास्टेड वैल्यूज आ रही है। ठीक है, दिस इज जहाँ पे ये चारों कॉलम फिल है, वो है मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट, कि भाई यहाँ से मेरा डेटा खत्म होता है एंड फोरकास्टिंग शुरू हो रही है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे उसने एक्चुअल फोरकास्टिंग की हुई है। ठीक है, और आप 31/12 से देखोगे ये एक्चुअली उसकी फोरकास्टेड वैल्यूज है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, बट सेल्स में नेगेटिव हो नहीं सकती। तो वही बेसिकली रीजन है कि एक्सेल ने फीचर तो दे दिया है, बट एक्चुअली उसका ना सेंस कुछ नहीं बनता है। ये बेफालतू की फोरकास्टिंग है, ये एक्चुअली यूजेबल फोरकास्टिंग नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट डेफिनेटली करता है फीचर, बट यूज नहीं किया जाता। अब क्योंकि एग्जिस्ट करता था तो मेरे को तो बताना था, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ओके, तो एक तो मेरे पास ये होता है, उसके बाद फिर आता है मेरे पास जो मेन व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। ठीक है, डेटा टेबल वगैरह के बारे में हम जब पावर टूल्स में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेरे पास गोल सीक। गोल सीक को भी जब मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा भाई इसका क्या यूज है, एंड एक्चुअली इसका कुछ यूज नहीं है। बट गोल सीक जो है ना, दैट इज अ बेसिकली यू कैन से डिपेंडेंसी फॉर एक एक्चुअल यूजफुल फीचर जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, तो गोल सीक करता क्या है? गोल सीक बेसिकली, एक मिनट देना मेरे को, मैं एक्चुअली अपने डेटा वाली शीट पे आ जाऊं। मैं ना सबसे पहले क्या करता हूँ कि भाई जो मेरा ये डेटा वाली शीट है ना, इसके अंदर थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपल ना सेल्स का सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपल सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और सेल्स का सम निकाल लूंगा। तो दिस इज ऑर्डर्स, एंड इसमें से मैं सेल्स का सम निकाल दूंगा। ठीक है, तो बस सेल्स का सम आ गया। अब मैं जाता हूँ व्हाटएवर एनालिसिस में से गोल सीक के ऊपर। ठीक है, अब गोल सीक में होता क्या है कि भाई इंग्लिश अगर आप नॉर्मली पढ़ो तो सेट सेल, कि भाई इस सेल की वैल्यू मेरे को 5 लाख कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया। चेंजिंग सेल, कि किस सेल को चेंज करके, लेट्स से भाई इस सेल को चेंज करके कर दो ये काम, इस वाले सेल को चेंज करके। मेरी बात समझ आइए? सर सॉरी, सर क्लियर है। क्लियर? बस मैं इसको ओके करूंगा और वो उसकी एक्चुअल एक वैल्यू ढूंढ देगा जो जिससे उसकी वैल्यू 5 लाख हो जाती है। तो रिप्लेस कर रहा है बेसिकली ये तो। रिप्लेस कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पे ओके करूंगा वो रिप्लेस हो जाएगा, कैंसिल करूंगा वो वापस अपनी उस पे आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे। मैं कैंसिल करूंगा ना, ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया। ठीक है, अब ये जो गोल है ना, वो इस तरीके से यूज नहीं किया जाता जो मैंने बताया, वो बहुत एक सिंपल एग्जांपल लिया है। जब आप एक्चुअल डेटा के ऊपर वर्क कर रहे होते हो तो भाई कहीं पे एक सम फॉर्मूलाज कुछ लग के डेटा बना हुआ है, उनके ऊपर फिर और फॉर्मूला लग के और डेटा बना हुआ है, उनके ऊपर और फॉर्मूला लग के और डेटा बना हुआ है, तो डेटा को ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं कहाँ पे चेंजेस करूं कि इसकी वैल्यू इतनी हो जाए। गेटिंग योर पॉइंट, कि भाई कहाँ पे क्या चेंजेस होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू इतनी हो जाए। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए वी हैव गोल सीक। ठीक है, कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है डेटा को ट्रेस कर पाना, तो मैं गोल सीक यूज करके इजीली अपना जो भी मेरे को वैल्यू चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ। जी सर। समझ आया? जी सर क्लियर। ठीक, ये था सिंपल सा मेरा गोल सीक। ठीक है, उसके बाद होता है मेरा सिनेरियो मैनेजर।
ठीक है। सिनेरियो मैनेजर इज बेसिकली, मैं सिनेरियोज बना सकता हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, इस तरीके से कि भाई मेरी सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ से आ रही है, सबसे कम सेल्स अगर आ रही है तो कैसा इम्पैक्ट रहेगा, अगर मेरी सेल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो कैसा इम्पैक्ट रहेगा, उस तरीके से मैं सिनेरियोज बना सकता हूँ। ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो मैं प्रॉपर सिनेरियोज यहाँ पे बना सकता हूँ। सिनेरियो का नेम, चेंजिंग सेल, ये और समथिंग कि भाई इस सेल का चेंज करके वैल्यू वगैरह आएगी तो क्या रहेगी। ठीक है। बट ये ना बहुत ज्यादा नॉट यूजफुल मेथड है इस तरीके से करना। सिनेरियो मैनेजर इटसेल्फ इज अ यूजफुल फीचर। ठीक है। सिनेरियो मैनेजर अपने आप में बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है, बट इस तरीके से सिनेरियो को मैनेज करना इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। ओके। तो एक्चुअली करते कैसे हैं, एक्चुअली करते हैं हम आगे बढ़ के। ठीक है। जो अब इन सब चीजों को टाइप करता है, इन सब चीजों को एक्चुअली यूज करता है जो चीज, उसके बारे में बात करेंगे। एक एड इन है कॉल्ड सॉल्वर। मेरे पास यहाँ पे एनालाइज के अंदर सॉल्वर का बटन आ रहा है। यूजुअली बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर नहीं आता ये, तो कैसे लाया जाता है ये बताऊंगा। बट सॉल्वर मेरा क्या करता है, सॉल्वर इज बेसिकली गोल सीक का बड़ा भाई। गोल सीक में मैं एक सेल चेंज करके देखता था कि भाई इस एक सेल की मैं वैल्यू क्या रखूं कि इस वाले सेल की वैल्यू ये हो जाए। ठीक है। सॉल्वर के अंदर मैं अप टू 32 सेल्स पे यही सेम काम कर सकता हूँ कि भाई इन 32 सेल का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा कि मेरी आउटपुट वैल्यू ये हो जाए। ठीक है। एंड उसको फिर मैं एज अ सिनेरियो सेव कर लेता हूं। ठीक है। अभी जब मैंने ये चीज बोली तो आई थिंक समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं बट सर, एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल क्लियर सर, क्लियर है। जैसे क्लियर है। सॉल्वर आपने बताया इसका अपडेट वर्जन हो हाँ गया जी, हाँ जी, गोल सीक का। गोल सीक में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू करेंगे, और सॉल्वर हाँ में जी, क्या है हमारा अप टू 2 वैल्यू हम कर सकते हैं। 2 नहीं 32, 3 to 32, अच्छा चलो 32। 32 वैल्यूज। ओके। ठीक है ना। सो अब एक बार इसको पहले, सबसे पहले सॉल्वर लेके कैसे आते हैं यहाँ पे वो देखते हैं। So for that I have to go to files, यहाँ पे ऑप्शंस का मेन्यू, ऑप्शंस में आया, मेरे पास सर ऑप्शंस का मेन्यू खुल गया। हाँ जी। सर एक स्क्रीन शेयर है आपकी या ये एक्सेल शीट शेयर है? पूरी स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को, वॉइस आगे पीछे, वॉइस पहले बाद में हो रही है। अभी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरी स्क्रीन एक्चुअली पूरी शेयर है। और लेट मी डू वन थिंग, मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी सर, जी बोलो। ओके ओके। सो अब मेरे को सबसे पहले जो सॉल्वर एड इन है इसको अपने के अंदर डालना पड़ेगा, बेसिकली अनेबल करना पड़ता है इसको। ठीक है। आई गो टू फाइल, यहाँ से मैं जाता हूँ ऑप्शंस में, ये मेरे पास ऑप्शंस खुल गए। इसके अंदर में ट्रस्ट, ओ सॉरी ट्रस्ट एड इन्स का ऑप्शन है मेरे पास, इस पे जाता हूँ। ये मेरे पास एड इन्स का पैनल खुल गया। ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे नीचे देखूंगा तो मैनेज में एक्सेल एड इन्स लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर एक्सेल एडिंग। हाँ, गो। इसी को बस मैं गो कर दूंगा। क्या? ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सॉल्वर एड इन मिल जाता है मेरे को, बाय डिफॉल्ट ये अनटिक होता है। बस आपको क्या करना है, इसको टिक करके ओके कर देना है। जैसे आप इसको टिक करके ओके करोगे, डेटा के अंदर यहाँ लास्ट में एक एनालाइज का नई कैटेगरी बन जाएगी जिसके अंदर आपको सॉल्वर मिल जाएगा। ओके ओके। ठीक है। आप ये साथ साथ करते हो, मतलब साथ साथ कर रहे हो या बाद में करते हो? बाद में करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। क्लास कर लेता नो हूँ या इशू। फिर नेक्स्ट डे में जब भी मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है, टेस्ट वगैरह गॉट में इट टाइम गॉट इट निकाल गॉट इट। करके मैं जब भी कर लेता हूँ सर। ठीक है गॉट इट गॉट इट। ठीक है। तो फिर मैं आप सॉल्वर एड इन यूज करता हूँ, सॉल्वर पे क्लिक करूंगा, इस तरीके का पैनल खुलता है। ठीक है। इस तरीके का पैनल खुल जाता है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले मेरे पास सेट ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर वही मेरे को सेल देना है, इसकी मेरे को एक्चुअली वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, मतलब वैल्यू अचीव करनी है। जी जी। ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ पे मेरा ज्यादा ऑप्शन भी मिल गया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी ला सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू कितनी ला सकता हूँ, या वैल्यू ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है। मैक्सिमम का मतलब कि भाई टोटल सेल का मैक्सिमम अमाउंट ढूंढेगा, मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं या फिर कुछ भी लगा रखा है उसके अकॉर्डिंगली वो मैक्सिमम वैल्यू देखेगा, मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी कर सकता हूँ। या फिर मिनिमम करूंगा तो मिनिमम वैल्यू देखेगा, मिनिमम वैल्यू कितनी कर सकता हूँ। वैल्यू ऑफ कर देखूंगा तो वो देखेगा कि भाई किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू मैं कितनी कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू लेट से मेरे को भाई 5 लाख करनी है दोबारा, जी जी। 5 लाख नहीं तो 50 लाख लेते हैं। ठीक है। ठीक है।
ये करनी है मेरे को इस सेल की वैल्यू। ये ऑलरेडी 22 लाख पे है ना, हाँ ये ऑलरेडी 22 लाख पे है, 22 लाख मेरे को 50 लाख कर, हाँ मेरे को 50 लाख करनी है इसकी वैल्यू, तो मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, मतलब इन सेल की वैल्यूज को चेंज करके मेरे को ये वैल्यू अचीव करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो जो सॉल्वर है मेरा, इसके अंदर आप एक्चुअली जितने मर्जी सेल दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है सेल को, जो चेंजिंग वाले सेल है उसको चेंज करने की, मतलब उसको डिफाइन करने की। बट द प्रॉब्लम है जब मैं सॉल्वर से एक्चुअली सॉल्व करवा लेता हूँ चीजें, तो मेरे को ना वो सिनेरियो सेव करना होता है, ठीक है। तो सिनेरियो मेरा सिनेरियो मैनेजर में सेव होता है, और सिनेरियो मैनेजर की एक्चुअली ये लिमिटेशन है कि भाई वो 32 सेल्स ही होल्ड करता है एक सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से मैं थोड़ा सा छोटे मतलब कम एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैंने 1 2 3 ले लेते हैं वो 25 का 30 का 8 9 10, ठीक है मैंने 15 ले लिए, ले लिए, मतलब 14 सेल हो गए, 14 हो गए, ठीक है ना। इतने ठीक ले है। लिए मैंने, आप ज्यादा भी ले सकते हो, आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतना पार्ट तो जो गोल सिक में था वही वाला है, सेम। वही वाला सेम है सर, हाँ बस इसमें क्या हुआ कि भाई जो मेरे नंबर ऑफ सेल्स में लिस्ट तो वो बढ़ गए, ठीक है। ठीक है। उसमें सिंगल सेल हुई थी, इसमें हमने 14 सेल ले लिए। सॉरी, उसमें हमारी सिंगल सेल हो रही थी चेंज, अब इसमें 14 सेल हमने सेलेक्ट कर लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अभी तक इतना तो सिंपल है। अब इसमें ना ऑप्शंस मेरे को और भी ज्यादा मिलते हैं। मेरे को अगला ऑप्शन क्या मिल जाता है, कंस्ट्रेंट्स का, कि भाई मेरे को लिमिट लगानी है कि ये वाली वैल्यू जो सेल की है वो इससे ऊपर नहीं हो सकती, या उसका दो वैल्यूज का सम इतना ही आना चाहिए, या कुछ भी लिमिट मेरे को लगानी है, कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, कंडीशंस लगानी है, तो मैं वो लगा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाते, क्योंकि भाई आप जितना ज्यादा कंडीशन लगाओगे उतना ज्यादा उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, है ना। जी सर। बाकी कंडीशन लगाना बता देता हूँ। कंडीशन लगाने के लिए आप सिर्फ ऐड पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे सेल रेफरेंस की भाई लेट्स से इस वाले सेल की वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू लेट्स से 50। ये 18 लिखा था, इसकी वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये लगा दी मैंने कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास एक ऑप्शन आता है, मेक अनकंस्ट्रेन्ड वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव, ठीक है। मेक अनकंस्ट्रेन्ड वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव, इसका मतलब होता है कि भाई ऐसे सेल्स जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, उनको क्या वो नेगेटिव कर सकता है बाय डिफॉल्ट, हाँ है कि भाई हाँ नेगेटिव कर दो। बट क्योंकि सेल्स की वैल्यू है, सेल्स की वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूं ताकि वो नेगेटिव ना बनाए, ठीक है। ओके, समझ आया इतना, यस सर, क्लियर। ठीक है। और लास्ट में मेरे पास सॉल्विंग मेथड है, ठीक है। ये मेरे पास 3 एल्गोरिथम्स हैं बेसिकली जो एक्सेल ऑफर करता है मेरे को टू सॉल्व समथिंग, ठीक है। इसके अंदर आप जीआरजी नॉन लीनियर लो, सबसे बेस्ट यही रहती है, ठीक है। इतना ज्यादा इन एल्गोरिथम, ये देखो बेसिकली ना मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं। अब इनको समझने के लिए मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए आपको, तो उस वाले लेवल पे भी हम गए नहीं है, तो आप सिंपली इतना देख लो कि भाई जीआरजी नॉन लीनियर लो, ऑलमोस्ट लाइक 99.9% डेटा के ऊपर सबसे बेस्ट वर्क करती है ये, ओके। ओके। हमने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, हमने पूरा ये कर दिया। इसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ सॉल्व पे, देखो उसको सॉल्यूशन मिल भी गया है, जी सर। ठीक है। उसको सॉल्यूशन मिल गया अभी। अब यहाँ पे मेरा ऑप्शन आता है कि भाई कीप सॉल्वर सॉल्यूशन और रिस्टोर ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज, मेरे को वैल्यूज चेंज नहीं करनी, मैं रिस्टोर करूंगा, ठीक है। बट मेरे को एक्चुअली वैल्यूज देखनी तो है, तो मैं यहाँ पे सेव सिनेरियो कर लेता हूँ। सिनेरियो का नाम लेट्स से टेस्ट दे दिया, ओके किया, मेरा यहाँ पे सिनेरियो सेव हो गया। अब मैं रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, तो मेरा एक्चुअल जो डेटा है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। हमने इतना सब कुछ किया क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में जाके सिनेरियो देख सकता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं टेस्ट वाले उसके ऊपर समरी पे क्लिक करता हूँ, एंड सिनेरियो समरी रिजल्ट इन, हाँ मेरे को बताना है कि भाई इस सिनेरियो का रिजल्ट कहाँ पे देखना है मेरे को, रिजल्ट देखना है मेरे को एक नई शीट पे, लेट्स से वो यहाँ पे नहीं देखना, मेरे को एक नई शीट के ऊपर रिजल्ट देखना है। Give me a second, मेरे को एक पहले नई शीट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मेरे को रिजल्ट देखना है, तो आई विल गो टू सिनेरियो मैनेजर, सॉरी वो सिंगल शीट का होता है, माय बैड,
इसी शीट में देख लेते हैं सर, साइड में थोड़ा सा। हाँ उसी शीट में देख लेते हैं, वही करते हैं। हाँ हाँ कोई नहीं। सिनेरियो मैनेजर पे जाकर टेस्ट में वी विल डू समरी एंड यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा नहीं सॉरी, मैं गलत बता था। रिजल्ट सेल इज एक्चुअली ये कि भाई मेरे को एक्चुअली किस सेल की वैल्यू में, इस वाली सेल की वैल्यू पे क्या इम्पेक्ट आया वो देखना है ना। ठीक है। हाँ सिनेरियो क्योंकि डालेगा तो नई शीट ही हमेशा, अच्छा अच्छा अच्छा। सिनेरियो हमेशा ऐड नई शीट ही करेगा। इट इज जस्ट सेइंग, ऑटोमेटिकली शीट ऐड करेगा अपने आप ही। अब ऑटोमेटिकली शीट ऐड करेगा अपने आप ही। ये बस ये पूछ रहा है कि भाई किस सेल पे इस सिनेरियो का इम्पैक्ट आपको किस सेल के ऊपर देखना है। तो मैं सिंगल सेल मल्टीपल सेल्स कुछ भी देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंगल सेल सेलेक्ट किया, ओके किया, फिर उसने यहाँ पे एक नई शीट डाल दी। वो यहाँ पे अब ये बता रहा है, यहाँ पे अब ये बता रहा है कि भाई इन सेल की वैल्यू मैंने ये करनी पड़ी मेरे को टू अचीव दिस वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू भी दे दी इन्होंने रिटर्न करके, और जो चेंज की वो वैल्यू रिटर्न कर दी है। बिल्कुल, देखो मैंने इस वाले सेल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया था ना 50 से इक्वल टू या छोटी रहनी चाहिए, तो इसने इसकी वैल्यू 50 भी कर दी है, उसने वो कंस्ट्रेंट भी फॉलो किया है। ठीक है, क्लियर। दिस इज माय सिनेरियो मैनेजर एंड बेसिकली एक्सेल के अंदर जो छोटा मोटा मेरे पास एनालिसिस का पार्ट होता है वो। ठीक है, एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के मेरे पास टूल्स होते नहीं है। ठीक है, दीज आर बेसिकली ऑल द टूल्स जो मेरे पास एनालिसिस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कुछ ड्रॉ करने के लिए पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें स्पार्क लाइंस आती हैं। ठीक है, स्पार्क लाइंस क्या होती है, एक बेसिकली सेल बेस्ड एक छोटा सा समराइजेशन, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा है ना, दिस इज व्हाट अ स्पार्क लाइन इज। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं एक अपने डेटा का एक छोटा सा विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ, मतलब एक्चुअली उससे मेरे को कुछ देखना नहीं है, मेरे को सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कि भाई मेरा डेटा किस तरीके से दिख रहा है। गेटिंग पॉइंट? छोटी सी समरी टाइप, क्विक लुक टाइप। ठीक है, तो वही स्पार्क लाइन से होता है। ठीक है, करते कैसे हैं, मैं सिंपली अपना सारा डेटा सिलेक्ट कर लूंगा जितना मेरे पास डेटा है। ठीक है, मैंने अपना ये वाला, अब देखो इसके अंदर हमेशा एक ही कॉलम के ऊपर आपका स्पार्क लाइन बन सकती है, मैंने एक ही सिलेक्ट कर ली। ठीक है, मैं लाइन डालूंगा। ठीक है, और लोकेशन में लेट से मैंने ये वाला सेल दे दिया और इसको किया मैंने ओके, यहाँ पे देखो छोटी सी लाइन आ गई। अब ये बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा छोटी आती है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए या तो आप सेल का साइज बड़ा कर लो, वरना आप मल्टीपल सेल्स उसके आसपास के सिलेक्ट करके उनको आप मर्ज करते हो। ठीक, थोड़ा सा डेटा, बस एक विजुअलाइजेशन समरी आ गई बस। ठीक है, और इसके अंदर तीन तरीके की समराइजेशन का पार्ट होता है। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे बार्स यूज करे, यहाँ पे मैंने लाइंस यूज करी, और अगर मेरे पास प्रॉफिट वगैरह का जो ऑप्शन होता है ना, प्रॉफिट्स का कॉलम है, या फिर मेरे स्टॉक्स वगैरह में मेरे ट्रेड्स का वगैरह का कॉलम है, यहाँ पे विन लॉस भी होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर। इतना ही पार्ट होता है बेसिकली आपके एक्सेल के अंदर एनालिसिस वाला। ओके। ठीक है, एनालिसिस में बहुत ज्यादा इन डेप्थ कुछ है नहीं, एंड एक्चुअली आप जब इंडस्ट्री में देखोगे ना, ये वाला वो यूज भी नहीं होती है। ठीक है, ये इज मोर लाइक कि एक्सेल का पार्ट है। तो कोर्स में मैंने बता दिया कि भाई आपको कभी कोई ऑप्शन दिखे तो आपको ऐसा ना लगे कि ये हाँ, यूज कि हुआ नहीं है या फिर क्या ये है। कवर नहीं हुआ है, तो उस टॉपिक से अवेयर है या नहीं है। हाँ वही उसके हिसाब से होता है। ठीक है ना। जी जी। हाँ, तो ये सिर्फ एनालिसिस का बेसिक पार्ट हुआ। ठीक है, मतलब जो भी एनालिसिस एक्सेल का ये हो गया। ठीक है, सर क्लियर है? बेसिकली उसमें इंडस्ट्री में एक्सेल कहाँ तक यूज होता है? सर एक्चुअली यूज होता है आपका ज्यादातर डेटा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कि मतलब भाई डेटा कोई, मैनेजमेंट के लिए। हाँ एचआर बैठा है एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज कर रहा है, कोई हाँ अकाउंट्स वाले बंदे बैठे हैं और फाइनेंशियल डेटा मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा ना ऐसे 5,000 रोज 10,000 रोज इतना ही है। जी 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 जी। तो इतना डेप्थ में चार्ट वगैरह बनाना, डैशबोर्ड वगैरह बनाना इतना तो नहीं होता होगा। चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनते हैं, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता एक्सेल से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया जाता एक्सेल से। जो एक मैं अगर डेटा एनालिसिस की बात करूं ना, तो डेटा एनालिसिस आप एक्सेल के बेसिस पे नहीं कर सकते।
जी सर। एक्सेल में टूल्स हमारे पास सारे हैं डेटा एनालिसिस करने के, हम्म, बट एक्सेल से किया नहीं जाता, क्योंकि मैंने जब शुरुआत हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम्म, एक्सेल के अंदर दिक्कत होती है कि भाई डेटा की लिमिटेशंस है, एक्सेल बहुत ज्यादा limitation, स्लो है। जी बताओ जी बताओ। हाँ, तो एक्चुअली इससे किया नहीं जाता, और आपको डेटा एनालिसिस के कोर्स में सिखाया इसलिए जाता है क्योंकि एक्सेल के साथ हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी होती है, तो जो डेटा एनालिसिस कोर कंसेप्ट्स हैं वो जी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। जी। एक्चुअली डेटा एनालिसिस के लिए इंडस्ट्री के अंदर एसक्यूएल और पावर बीआई का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, अच्छा। ठीक है ना। और पाइथन भाई उस काम को मतलब स्ट्रीमलाइन एंड फास्ट करने के लिए होता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता होगा सर, मोस्टली इंडस्ट्री में कहीं एक्सेल यूज हो रहा देखो, होगा, एक्सेल काम एज कर। अ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि डेटा एनालिसिस में आप कहीं पे भी चले जाओ, हाँ हाँ। एक्सेल नहीं यूज होता है। अच्छा। अगर आपका एक्सेल यूज हो रहा है तो वो जॉब ना एमआईएस की है। एमएस एग्जीक्यूटिव की। हाँ जी, वो जॉब अगर एक्सेल यूज हो रहा है तो वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव की जॉब है, ये सर मैंने एक्चुअली डेटा एनालिसिस की जॉब है ही नहीं। 2020 से लेके इसके बीच में मैंने जो गैप अच्छा था अच्छा। मेरा, वहां पे मैंने एज हाँ जी। एमएस एग्जीक्यूटिव की जॉब की थी। अच्छा। तो उस मैं टाइम वही पे बता रहा हूँ कि वहां पे हाँ एक्सेल वगैरह ही होता है वहां पे फंक्शन सिर्फ। वगैरह पर सब पे कमांड थी अच्छी, तो उसमें मैं बेसिकली डेटा मैनेज ही होता था, ये चार्ट वार्ट पर तो बहुत कभी कभार जाना होता था, ये भी हमारा बिल्कुल पार्ट बिल्कुल ही रहता बिल्कुल। था। वही बता रहा हूँ कि एक्सेल के ऊपर देखो डेटा एनालिसिस का काम सारा किया जा सकता है, बट हम्म। क्योंकि दिक्कतें हैं इसलिए करते नहीं है। जी सर। और सिखाते इसलिए क्योंकि कंसेप्ट जो कोर कंसेप्ट है ना वो एक्सेल के ऊपर क्लियर करना बहुत ज्यादा सिंपल है, जी कंपेरेटिव टू मैं आपको अगर सीधा एसक्यूएल या पावर बीआई के ऊपर ले जाओ तो। जी ठीक है ना। जी सर। ठीक। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा पावर टूल्स, ठीक है। पावर टूल्स में एक गिव मी सेकेंड। या तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है पावर टूल्स, ठीक है। पावर टूल्स में हम दो मेजर टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारा आता है पावर क्वेरी एडिटर, दूसरा आता है हमारा पावर पिवट, ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ आज, क्योंकि स्टार्ट करने का तो अभी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ 15 मिनट ही बचे हैं। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, दिखा देता हूँ चीजें, ठीक है, कैसे की जाती हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास पे करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। ओके। तो हमारे पास पावर टूल्स के अंदर दो टूल्स आते हैं, पावर क्वेरी एडिटर एंड पावर पिवट। आपने जैसे एक्सेल यूज किया है, पावर बीआई यूज किया है, तो पावर क्वेरी एडिटर के बारे में आपको आइडिया होगा, राइट। जी हाँ, पावर क्वेरी एडिटर इज बेसिकली ईटीएल लेयर होती है, आइदर फॉर एक्सेल या पावर बीआई, किसी के लिए भी बोल लो आप। ईटीएल लेयर होती है मेरी, ठीक है। ईटीएल इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये नोट। भाई डेटा किसी भी सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उस डेटा हाँ। को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, वो वाला काम कर सकता है, और फिर नोट। डेटा को लोड कर सकता है, ठीक है। ठीक है। सो जी पावर क्वेरी एडिटर है ईटीएल लेयर, ठीक है। उसके अंदर डेटा को डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव करना है, मेरे को स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, नल वैल्यूज हटानी है, या जो भी करना है, ये सारा काम, वो सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म। दूसरा आता है मेरे पास पावर पिवट, ठीक है। पावर पिवट इज बेसिकली पिवट टेबल्स का एडवांस वर्जन, ठीक है। जो अभी तक हमने पिवट टेबल पढ़े वो क्या? बेसिक वर्जन था, पावर पिवट इज उसी का एडवांस वर्जन। अब ठीक। इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, छोटे मोटे तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट जो मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से हम पावर पिवट को यूज करना प्रेफर करते हैं, या फिर हमें पावर पिवट की तरफ जाना पड़ता है, वो डिफरेंस है कि भाई जब मैं पिवट टेबल बनाता हूँ, तो मान लो मेरे पास ना, मेरे एक्सेल के अंदर अलग शीट्स के ऊपर 5 टेबल है, क्या मैं उन 5 टेबल का मिला के एक ही पिवट टेबल बना सकता हूँ? ठीक है। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी। नहीं सॉरी। सर, 5 टेबल है हमारे पास, उनका मिला जी। करके आपको एक टेबल बनानी है, तो पेवर टेबल बनानी है। हाँ जी। थिंक हो जाएगा सर, मुश्किल है सर ये तो। ये होगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल क्या है, पॉसिबल ही नहीं है ये सिंगल टेबल पे एक्चुअली, बनती है मतलब। ना पेवर टेबल तो। हाँ बिल्कुल। पिवट कॉलम टेबल मेरी बनती है जी। एक टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर मैं मल्टीपल पिवट टेबल बना सकता हूँ, बट मल्टीपल टेबल के ऊपर एक पिवट टेबल नहीं बना सकता, नहीं बन सकती सर। है ना। ये मेरे पास एक्सेल की लिमिटेशन थी। अब जी। भाई मेरे पास तो जैसे डेटा आ रहा है, तो मल्टीपल टेबल्स आ सकते हैं जो आपस में लिंक्ड हो, है ना। एक ही हम्म। डेटा मल्टीपल टेबल्स के अंदर भी हो सकता है,
तो जब एक ही डेटा मेरे पास मल्टीपल टेबल्स के अंदर है तो मेरे को नीड पड़ सकती है ना मल्टीपल टेबल्स के ऊपर एक ही पिवट टेबल बनाने की। क्या? तो जो पावर पिवटिंग है, जो पावर पिवट है मेरे पास पावर टूल, वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पावर पिवट की हेल्प से मैं मल्टीपल टेबल्स के ऊपर एक सिंगल पिवट टेबल बना सकता हूँ। टेबल आपस में लिंक होगी ना सर एक दूसरे कॉलम से? हाँ जी, हाँ जी, वो लिंक मतलब हम करते हैं जो ठीक। हमने अच्छा, याद है पिवट टेबल एनालिसिस के टाइम पे रिलेशनशिप वाला पार्ट छोड़ा था। ठीक है, हाँ छोड़ा था, बिल्कुल छोड़ा था, 3 रिलेशनशिप वाला ऑप्शन थे पार्ट, उसमें। हाँ हाँ, हम्म। तो हमने रिलेशनशिप वाला पार्ट छोड़ा था। वो हम पावर पिवट के अंदर करते हैं, प्रॉपर टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश की जाती है वो सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें एसक्यूएल आप, में, हाँ जी, जस्ट लाइक सर एसक्यूएल में होता है, जैसे 2 टेबल हुआ है हमारे पास, तो जिनमें से ठीक, एक कॉलम जो होगा सेम होगा, जो एक में प्राइमरी का काम करेगा जॉइंस का आप दूसरे में बात फॉरेन कर की रहे का हो, काम करेगा। जॉइंस की बात कर रहे हो आप। हाँ सर, मैं जॉइंस की बात, हाँ सर जॉइंस की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट जॉइंस होते हैं ना हमारे, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, बिल्कुल बिल्कुल फुल बिल्कुल आउटर बिल्कुल जॉइन, इनर जॉइन। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सर जब भी वर्क करेंगे जब हमारा जो 2 टेबल हमारे पास, कॉलम होगा, जिसमें से एक टेबल के अंदर प्राइमरी की यूज होगी सेम हाँ कॉलम पे, जी। और सेम कॉलम जो दूसरी टेबल में होगा एज अ फॉरेन की का काम करेगा, रेफरेंस देगा फर्स्ट मतलब टेबल का। देखो, आप जॉइंस बिना डिफाइन करे प्राइमरी की और फॉरेन की भी लगा सकते हो, ऐसे इन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। हम्म। बट हाँ, कंसेप्चुअली आप ठीक हो। हम्म। हाँ, ठीक है, तो ये दो मेरे पास पावर टूल्स होते हैं जिनके बारे में मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अब जो पावर क्वेरी एडिटर है वो तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक्सेल के अंदर मेरे को ऐसे ही मिल जाता है। जो पावर पिवट है वो ना एक्चुअली एक एड इन है, वो मेरे को बाय डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं मिल जाता। ठीक है, तो उसको अनेबल करना सीखते हैं सबसे पहले। हम्म। अनेबल करने के लिए अगेन मैं फाइल पे जाता हूँ, ऑप्शंस में, एंड देन एड इन्स। बट इस बार मैं एक्सेल एड इन की जगह पे, जो मैनेज के अंदर एक्सेल एड इन था ना, उसकी जगह पे मैं जाऊंगा कॉम एड इन पे। उसके आगे एक ड्रॉप डाउन का एरो होता है, उस पर क्लिक करके मैं जाता हूँ कॉम एड इन्स पे। ठीक है, कॉम एड इन्स को सिलेक्ट किया मैंने गो किया। बस यहाँ पे एक और बेसिकली सेम तरीके का पैनल खुल गया। इसके अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल जो है इसको मैं अनेबल करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये करने से मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक नया मेन्यू आ जाएगा बेसिकली पावर पिवट के नाम से। ठीक है, इसके अंदर वैसे तो जब देखो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट द मेन ऑप्शन जो मैं यूज करता हूँ वो है मैनेज का। ठीक है, इस मैनेज का ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर नया पैनल खुल जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, गिव इट अ सेकंड, वैसे पूरा नया पैनल खुल जाता है। ठीक है, ये तो सेम उसी का ही है सर, क्या नाम है उसका, पावर बीआई का फॉर्मेट जैसा रहता बेसिकली सेम, हाँ, पावर बीआई जैसा ही दिखता है। है। हाँ, बट ये मैं अब एक्सेल के लिए यूज कर रहा हूँ इसको। ठीक 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 है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, अभी स्टार्ट करने का पॉइंट बनता नहीं है। जी जी जी। ठीक है, और जब आप पावर टूल्स कर लेते हो, पावर टूल्स के बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट बचता है वो बचता है हमारा मैक्रोज एंड वीबीए का। जी जी है। मैक्रो एंड वीबीए दो पार्ट बचते हैं। हम हम्म। मैक्रोज कैसे बनाते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे, और फिर जो एक्सेल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, उसको हाँ, पढ़ेंगे। क्या उसके बाद सर? उसके बाद आपका एक्सेल खत्म हो जाता है। एक्सेल फिनिश, उसके बाद एक्सेल फिनिश, उसके बाद हम मूव करेंगे एसक्यूएल की तरफ। 12 की तरफ। यूजुअली एक्सेल फिनिश करने में नॉर्मल लोगों को ऑलमोस्ट महीने महीने लग जाता है, बट 3 3 क्योंकि आप महीने भी लग ऑलरेडी जाते जब भी कवर नहीं होते, फंक्शंस वगैरह इतने रहते इसमें, फॉर्मूला वही 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 फंक्शन इतने रहते काफी ज्यादा, वही मैं बता रहा हूँ, में भी पिवट टेबल में भी काफी टाइम लग जाता है। बिल्कुल। बट जैसे क्योंकि भाई आपने आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा आइडिया था, तो मैंने इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट जैसे ट्रैक पे आपने आपको खुद बना वर्टिकल दिया एनालिसिस एक्सेल। बताया ना सर, ये मैंने पढ़ा है, मैंने जब लिया था कोचिंग कहीं से ली थी तो मैं वहाँ पे पढ़ा था मैंने, बट वहाँ इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया था वहाँ पे ना, अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा मैंने अच्छा, बोला आपको मैं थोड़ा बता दीजिए। हाँ हाँ, वो मैंने वही बोला ना कि भाई आपको हाँ क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल काफी सारा आता था, तो इसलिए मैंने कहा कि जी भाई फटाफट फटाफट करते हैं, बेफालतू में टाइम वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है। जी और जी जहाँ जी, पे आपको लगे कि ये वाला टॉपिक नहीं आता है, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, तो आप मेरे को बोल दो, मैं इसलिए उसको मैंने आपको बता डेप्थ पढ़ा दिया देता ये हूँ। करा दीजिए। सॉरी, हाँ सर, इसलिए मैंने बता दिया था, मैंने कहा ये वाला टॉपिक हाँ करा जी हाँ दीजिए जी, बेसिक वाला, हाँ जी हाँ अदरवाइज जी हाँ ऑल जी, तो सब फ्री वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास तीन मेजर टॉपिक बच जाते हैं हमारे, पावर टूल्स, देन हमारे पास मैक्रोस, एंड देन जी। वीबीए। इसमें भी मैक्रोस जो है वो बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है, मैक्रोस में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, काफी सिंपल है।
जो हमारे पास पावर टूल्स और वीबीए, ये दोनों थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, अगर मैं उस हिसाब से प्लान करूँ तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास वही 4 क्लासेस होंगी, उसमें हमारा एक्सेल खत्म हो जाएगा। सर कल क्लास होगी? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम लाइक कोर्स में ऐसा नहीं है ना कि आपको मंथली पे करना है कुछ भी है, तो कोर्स को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, हाँ हाँ, वीकेंड ऑफ लेते हैं, ठीक है ना? तो क्लास नहीं होगी नहीं, इस कल की वीक में, क्लास कोई है। क्लास नहीं है सर। ठीक है, हाँ ठीक नहीं, है। मैं आपकी वो बात समझता हूँ, बट हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई कोर्स ही हम आगे बढ़ा लेंगे ना। चलो, ये हाँ बात तो जी। ठीक है, लेकिन सर आप अवेलेबल रहेंगे कल उस पे ऑफिस पर? नहीं, द पॉइंट इज, मेरा एक्चुअली ना, मैं एक्चुअली क्लास वगैरह की कल मैं वैसे शेड्यूल कर देता, बट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली डे शिफ्ट में वर्क करता हूँ। मैं सुबह 9 बजे से लेके मैं 6 बजे तक का टाइमिंग है। जो अच्छा नाइट अच्छा शिफ्ट का कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे को दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस वजह से थोड़ी क्लासेस में ना प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे पास तो ये वाला टाइम फ्री नहीं होता था ना, तो मैं फ्री एक्चुअली करना पड़ता है मेरे को अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। गेटिंग पॉइंट, मेरा एक्चुअली जो टाइमिंग है वो 9 to 6 है। 9 to 6 है। हाँ ठीक जी। है ठीक है। मैं तो फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक ऑफिस रहता हूँ, 6 बजे निकलता हूँ, मैं 7 बजे तक ऑलमोस्ट घर पहुंचता हूँ, फिर 8 बजे क्लास लेता हूँ आपकी। अच्छा, तो कौन से वाले इंस्टीट्यूट पे रहते हो सर 9 to 6 आप? मैं 9 to 6 रहता हूँ तिलक नगर। अच्छा, तिलक नगर वाले ऑफिस पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ उसके जी, अगर बाद आपको आना हो, मैं कल अवेलेबल रहूंगा वैसे तो ऑफिस पे 9 to 6 तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कल अगर रहोगे? हाँ नहीं, वो अंजलि, वो हाँ हाँ। अंजलि मैम नहीं है, उन्होंने बताया था मेरे को कि आप सैटरडे संडे ऐसा करा करो कि आप ऑफलाइन आ जाया करो, अदरवाइज मम्मी वीक डेज में आप ऑनलाइन क्लास ले लिया करो। मैंने कहा ठीक है मैम, तो आप जैसा ऐसे कर सकते schedule हो, अगर आप होगा। 9 to 6 के बीच में प्लान कर रहे हो तो मैं आपकी डेफिनेटली क्लास शेड्यूल कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है सर, कल कर सकते हो आप। कर सकते हैं। हाँ सो हाँ बिल्कुल। आपकी क्लास, लेट्स से वी कैन डू एट, गिव मी सेकेंड, 3 to 4 रखें आपकी क्लास? 3 to 4 वर्क्स? ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। वर्क्स, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो अभी कल क्लास 3 to 4 रखते हैं। संडे हाँ, को क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? नहीं कोई नहीं, कोई इशू नहीं सर, कोई नहीं, हाँ एक जी। दिन तो फिर ही होना चाहिए। डन 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 डन, मंडे सर ऑफ सैटरडे को। रहता है तो, या हाँ, क्लासेस रहती मंडे मेरा ऑफ रहता है, नहीं नहीं, मंडे मेरा ऑफ रहता है। है? हाँ जी, ठीक है। ओके सर। तो कल हम 3 to 4 रखते हैं। आप ऑनलाइन लोगे, ऑफिस आओगे? सर मैं 12 o'clock बता दूंगा आपको, मैं ऑफिस ही आ डन जाऊंगा डन सर। कल मैं ऑफिस ही आ जाऊंगा, है ना? डन 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 और डन 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 डन। ओके, कल मिलते थैंक हैं। यू सर। ओके, वेलकम।